सीआईबी के एग्जाम ऑलरेडी स्केड्यूल हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है सितंबर से और 30 नवंबर से एग्जाम भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हो सीआईबी एग्जाम से रिलेटेड, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस ना करना। दिस इज सीआईबी अर्ली बर्ड पैक सीरीज और अभी हम कवर कर रहे हैं एबीएम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस। तो बिल्कुल भी वीडियो को मिस ना करना। आज का टॉपिक होने वाला है मॉड्यूल सी से रिलेटेड टर्म लोन्स। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और अगर सीआईबी अर्ली बर्ड पैक से सारी डिटेल चाहिए जिसमें फुल कोर्स वीडियोस, चैप्टर वाइज क्वेश्चन वीडियोस और साथ में केस स्टडी वीडियोस, मॉक टेस्ट, मेगा टेस्ट, चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस एंड पीडीएफ नोट, सब चीजें अवेलेबल रहेंगी और पांचों पेपर्स का सारा डाटा अवेलेबल रहने वाला है। जल्दी से सीआईबी अर्ली बर्ड लिख करके व्हाट्सएप कर दो इस नंबर के ऊपर, दैट इज 8360944207 के ऊपर। चलिए सेशन को करते हैं जल्दी से स्टार्ट। और द क्वेश्चन नंबर 1 ओवर हियर, इट सेज that a large textile manufacturing firm in Tirupur is basically which experiences seasonal high demands for cotton. तो कॉटन के लिए उनको सीजनल हाई डिमांड जो है वो देखने को मिल रही है। अप्रोच इज अ बैंक फॉर अ लोन इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड 1 ईयर वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी। तो उन्होंने शॉर्ट टर्म की फैसिलिटी जो थी वर्किंग कैपिटल की वो लेने की जगह पर फर्म को एक लॉन्गर टर्म सोल्यूशन चाहिए था, सो एज टू फाइनेंस बल्क रॉ मटेरियल परचेजेस फॉर द इंटायर ईयर, सो एज टू सिक्योर द बेटर प्राइसिंग। ठीक है, तो which financing solution would be most appropriate for the bank to offer in this exceptional circumstances? Option number 1, it says a standard term loan, as the requirement is for large fund infusion, a working capital term loan because it is a term loan sanctioned specially for funding current assets on a long term basis, and a deferred payment guarantee, जो थर्ड ऑप्शन है, दैट इज अ डीपीजी, डेफर्ड पेमेंट गारंटी, एज द कंपनी इज परचेजिंग गुड्स एंड नीड द बैंक टू गारंटी द पेमेंट, एंड एन enhanced शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल लोन रिन्यूएबल एनुअली टू कवर द ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। तो कौन सा लोन लिया जाएगा इस केस में बाय द कंपनी? जल्दी से जल्दी आंसर पोस्ट कीजिएगा। सबसे पहले ना टर्म्स के बारे में समझते हैं। आप जनरली टर्म लोन तो जानते ही हो कि टर्म लोन में एक रीपेमेंट शेड्यूल होता है, लॉन्ग मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए होता है, राइट? दैट इज अ टर्म लोन, राइट? एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट द WCTL, दैट इज अ वर्किंग कैपिटल टर्म लोन, तो वो एक लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो बेसिकली परमानेंट पोर्शन जो बोरोर की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का है उसको फाइनेंस करने के लिए इशू किया जाता है। एंड आरबीआई की एंड बैंकिंग प्रैक्टिसेस गाइडलाइंस के हिसाब से ये अलाउ करता है फर्म्स को कि वो अपने शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल लिमिट को, जिसको हम कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट कहते हैं, उसको टर्म लोन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे उनका लिक्विडिटी प्रेशर जो है ईज आउट हो जाता है एंड फर्दर वो रीपेमेंट कर सकते हैं कैश फ्लोज जैसे जैसे उनके पास आते रहेंगे, राइट? और टिपिकली जो वर्किंग कैपिटल टर्म लोन होता है वो 3 से 5 साल का होता है, कई बार 7 साल का भी हो सकता है। एंड रीपेमेंट जो होती है वो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स या क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स की फॉर्म में होती है। कई बार आप बुलेट पेमेंट भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आपका कैश फ्लो साइकिल किस तरह का है। और इनके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल रहता है वो फ्लोटिंग रेट रहता है या फिक्स्ड रेट भी हो सकता है। अगर फ्लोटिंग रेट होगा तो वो यूरिबोर या एमसीएलआर या फिर बेस रेट के ऊपर बेस्ड होगा, या फिर कोई एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट भी हो सकता है। अगर सिक्योरिटी की बात करें इन केस ऑफ द WCTL, तो इसमें प्राइमरी हाइपोथिकेशन होती है करंट एसेट्स की, जो भी आपने करंट एसेट्स परचेज करने हैं इस लोन का इस्तेमाल करते हुए, एंड जनरली एक मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है दैट मे वेरी फ्रॉम 20 to 25%, राइट? तो ऑन एन नटशेल इफ वी डू डिस्कस, तो अगर हम WCT की बात करते हैं, यानी कि वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं, जिसमें CC या फिर OD लिमिट आती है, उसमें शॉर्ट टर्म जो ऑपरेटिंग नीड होती है, जैसे रॉ मटेरियल है, सैलरीज पे करनी है, उनके लिए पैसा चाहिए होता है। जबकि WCTL के केस में लॉन्गर टर्म जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल गैप है उसको फुलफिल करने के लिए पैसा मिलता है। और टर्म लोन के केस में फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा मिलता है, राइट? ये चीज होती है। अब यहां पर आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, जो कि लॉन्गर टर्म आप परचेज करना चाहते हो, तो यू विल बी गोइंग फॉर द WCTL। सो ऑप्शन बी इज क्लियरली द करेक्ट आंसर। So option B is the correct answer here, right? Now let's move to the next question. It says a construction company secures a deferred payment guarantee from its bank for purchase of new machinery, right? With payments scheduled over 5 years. If the company successfully makes all the payments to the supplier, what is the nature of the bank's involvement throughout the 5 year period, right? तो क्या उनका आपस में लेन देन रहेगा, उसके बारे में हमने बताना है। सो ऑप्शन नंबर ए, इट सेज इट रिमेन्स फंड बेस्ड एक्सपोजर फॉर द बैंक as funds are earmarked for the guarantee. It transition from a non-fund based to a fund-based facility after the first installment is paid. It remains a non-fund-based facility for the entire duration as the funds of the bank funds are not disbursed, and it is treated as a short-term liability similar to a working capital loan. तो क्या आंसर रहने वाला?
देखो डेफर्ड पेमेंट गारंटी दी गई है, और जो डेफर्ड पेमेंट गारंटी है दैट्स अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी, क्योंकि क्रिस्टलाइज नहीं होगा तब तक पैसा नहीं जाएगा. सो इट्स अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी, सो इट्स अ नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर, and during the full tenure it is going to be a non fund based exposure. So it remains a non fund based exposure for the entire duration as the banks on funds are not disbursed, right? So answer is option C here, right? चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. इट सेज a rapidly growing logistics company plans to purchase 5 new trucks to expand its fleet. Simultaneously, the company's promoters are exploring a greenfield project to build and operate a large scale warehouse. How should a lender approach the appraisal process for these two distinct financing needs? तो दो तरह की नीड है. एक है कि वो नए ट्रक को परचेज करना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो प्रमोटर्स हैं वो एक्सप्लोर करें ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए ताकि वो एक लार्ज स्केल वेयर हाउस को बेसिकली ऑपरेट कर पाए और उसको बना भी पाए. तो कौन सा लोन लिया जाएगा? Both requests should be combined under a single comprehensive project finance appraisal, evaluating the long-term feasibility of the entire business. The truck purchase requires a simple term loan appraisal focusing on the DSCR, while the warehouse project demands a detailed project finance appraisal covering techno-economic and the managerial aspects. The truck purchase, third option, it says the truck purchase requires a project finance appraisal due to the scale, and the warehouse project requires a term loan appraisal focused on the project cash flows. Fourth, it says both needs should be evaluated through a term loan appraisal as they both involve acquisition of the fixed assets. तो देखो, जब मैं बात कर रहा हूं इस परचेज ऑफ कार्स के बारे में या फिर जो ट्रक परचेज करने हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो एक आप लॉन्ग टर्म एसेट परचेज कर रहे हो, तो उसके केस में कौन सा लोन होगा? टर्म लोन का अप्रेजल होना चाहिए. यही होता ना टर्म लोन का, बिकॉज इट्स अ कैपिटल एक्सपेंस. तो टर्म लोन का अप्रेजल होना चाहिए उस सिनेरियो में, राइट? ये चीज तो क्लियर है हमें, राइट? एंड फर्दर जो दूसरा कंसेप्ट है जिसमें आपने ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट चलाना, उसमें आपने बनाना भी है और उसको ऑपरेट भी करना है. यानी कि वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट कि वी आर टू एक्वायर वेयर हाउस, वी आर आल्सो टू बेसिकली ऑपरेट इट. तो उसमें वर्किंग कैपिटल भी होगी, उसमें टर्म लोन भी होगा. सो वो वहां पर क्या रहेगा? इट विल बी अ प्रोजेक्ट फाइनेंस, इट विल बी अ प्रोजेक्ट फाइनेंस फॉर दैट पर्पस, राइट? तो अप्रेजल उसी तरह से रहेगा. अकॉर्डिंगली इफ वी लुक एट द पॉइंट्स, तो ऑप्शन बी जो है, राइट, ऑप्शन बी जो है कि ट्रक परचेज रिक्वायर्स अ टर्म लोन अप्रेजल फोकसिंग ऑन डीएससीआर, while the warehouse project demands a detailed project financial appraiser, जिसमें टेक्नो इकोनॉमिक वाइबिलिटी भी देखोगे, मार्केट भी देखोगे, स्किल्ड रिक्वायर्ड अवेलेबल है कि नहीं है, एंड मैनेजरियल एस्पेक्ट्स हैं वो भी देख गो थ्रू करोगे, राइट? सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. अच्छा एक चीज बताओ, डीएससीआर क्या होता है? हमने लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया था जब फाइनेंशियल रेशियोज की बात कर रहे थे. सो इट इज सिंपली पीएटी, दैट इज अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्लस नॉन कैश एक्सपेंस, दैट इज अ डेप्रिसिएशन, एंड जो भी एनुअल इंटरेस्ट पड़ रहा है आपका वो हो जाएगा डिवाइडेड बाय द एनुअल इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट्स. यानी कि जो आपकी एनुअल इंटरेस्ट जा रहा है, एनुअल इंस्टॉलमेंट जा रही है, वो आपकी डिनोमिनेटर में रहेंगी. इट बेसिकली इज लुक्ड इनटू बाय द बैंक्स और द फाइनेंशियर्स सो एज टू चेक द रीपेमेंट कैपेसिटी, कि आप डेप्ट को रीपे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे. बेंचमार्क इज 2:1. इफ इट इज लोअर देन 2:1 तो डेफिनेटली विल से कि हाँ भाई दिक्कत हो सकती है पैसा रीपे करने में, ज्यादा है तो बेटर है, राइट? चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. इट सेज अ बैंक इज कंडक्टिंग अ प्रोजेक्ट अप्रेजल फॉर अ न्यू सोलर पावर प्लांट. एक बैंक जो है वो कंडक्ट कर रहा है, प्रोजेक्ट अप्रेजल को कंडक्ट कर रहा है एक नए सोलर प्लांट के लिए, अप्रेजल कर रहा है. ड्यूरिंग द इकोनॉमिक अप्रेजल स्टेज, राइट, the management wants to understand how fluctuations in government subsidies and energy tariffs could affect the प्रोजेक्ट्स प्रॉफिटेबिलिटी. जो ये टैरिफ मिल रहे हैं, सब्सिडीज मिल रही हैं, ठीक है, वो किस तरह से बेसिकली टैरिफ लग रहे हैं या फिर सब्सिडीज मिल रही हैं, वो किस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट डाल सकते हैं, एंड लॉन्ग टर्म इवन वायबिलिटी के ऊपर भी इंपैक्ट डाल सकते हैं. सो कौन सा एनालिटिकल टूल जो है वो सबसे ज्यादा क्रूशियल रहेगा इस स्पेसिफिक असेसमेंट को लेकर के? सबसे पहले ना मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रोजेक्ट अप्रेजल होता क्या है. इसको प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन भी कहते हैं. एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें आप प्रोजेक्ट की वायबिलिटी को चेक करते हो, वो डिजायरेबल है कि नहीं है, वो फीजिबल है कि नहीं है इन्वेस्टमेंट, ठीक है? तो आप देखते हो कि वो जो कमिटिंग रिसोर्सेज चाहिए, इनिशिएटिव चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो सही है कि नहीं, वो चीजें देखते हो. सबसे पहला स्टेप जो होता है दैट्स रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पोटेंशियल प्रोजेक्ट. यानी कि आप मार्केट से आइडिया उठाते हो, रिसर्च करते हो
टेक्नोलॉजी देखते हो, मैनेजर प्रपोजल्स देखते हो, कस्टमर का फीडबैक देखते हो, रेगुलेटरी चेंजेस देखते हो, राइट? तो एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाती है। लाइक आपको वेंचर्स भी चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स भी चाहिए, सब चीजें होती हैं। फिर होती है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, यानी कि यू गो फॉर द थिंग्स कि ये प्रोजेक्ट इन पर्टिकुलर कौन से ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर रहा है, क्या इसमें वायबिलिटी है, एंड क्या हर्डल्स होने वाले हैं, क्या मिनिमम इसका आरओआई करेगा, एक्सपेक्टेड राइट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट करेगा। एक फिजिबिलिटी स्टडी करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें एक टेक्निकल फिजिबिलिटी देखी जा सकती है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है क्या वो सही टेक्नोलॉजी लेकर के आ पाएगी, क्या उसको प्रोसेसेस के बारे में पता है। एंड फर्दर फिर मार्केट फिजिबिलिटी भी एक चेक करनी होती है कि मार्केट में क्या उस प्रोडक्ट से रिलेटेड डिमांड है, कंपटीटर कौन है, क्या प्राइसिंग अचीव की जा सकती है कंपटीशन के हिसाब से। फर्दर ऑर्गेनाइजेशन की फिजिबिलिटी भी देखनी होती है कि क्या कंपनी के पास ह्यूमन रिसोर्स कैपेबिलिटी है, स्किल्ड पर्सन है, मैनेजमेंट का क्या बैंडविड्थ है, एंड क्या कल्चर है चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। फर्दर लीगल एंड इन्वायरमेंटल फिजिबिलिटी इज आल्सो टू बी लुक्ड इनटू, लाइक कि रेगुलेटरी हर्डल्स क्या है एंड इन्वायरमेंटल के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कंप्लायंस इश्यूज क्या हो सकते हैं, वो सब चीजें देखनी होती है। इसके अलावा कैश भी देखना होता है, यू आर टू लुक इनटू द कैश फ्लो प्रोजेक्शंस, कितना कैश आएगा, कितना जाएगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट्स देखनी पड़ती हैं, प्रोजेक्शंस देखनी पड़ती हैं। यू आर टू लुक इनटू द कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स को आप डिप्लॉय कर सकते हो सो एज टू चेक द प्रॉफिटेबिलिटी, लाइक नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, पे बैक पीरियड, या फिर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड फर्दर सेंसिटिविटी एंड सिनेरियो एनालिसिस इज आल्सो टू बी डन, बिकॉज यू वांट टू लुक इनटू कि इन केस वी आर ऑप्टिमिस्टिक देन एनपीवी आईआरआर के ऊपर क्या इंपैक्ट है, इन केस वी आर पेसिमिस्टिक हम आशावादी नहीं है तो क्या इंपैक्ट है। एंड डिफरेंट सिनेरियोज को कंसीडर करना होता है, रिस्क एनालिसिस करना काफी ज्यादा जरूरी है। एंड फिर वी आर टू लुक इनटू द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, उनको कंपैरिजन करते हैं, उनको रैंक करते हैं इन फैक्टर्स के हिसाब से। एंड देन द इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज टू मेड, फाइनेंसिंग अरेंजमेंट देखने पड़ते हैं, इक्विटी कितना आएगा, लोन कितना आएगा, इंटरनल कितना पैसा हम लगाने वाले हैं। एंड फिर प्लानिंग करनी पड़ती है, उसकी एग्जीक्यूशन करनी पड़ेगी, मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। एंड इवन पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट भी होती रहती है ताकि बैंक अपना पैसा वापस भी तो लेना बैंक ने, राइट? तो वो चीज भी करनी पड़ती है। सो दिस ऑल थिंग्स आर कवर्ड ओवर देयर, राइट? अब बातें हैं वापस क्वेश्चन के ऊपर, कौन सा एनालिटिकल टूल है इस चीज को देखने के लिए कि भाई ये प्रोजेक्ट के ऊपर जो टैरिफ पड़ रहे हैं या फिर गवर्नमेंट की सब्सिडीज हैं उसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, कौन सा पर्टिकुलर एनालिटिकल टूल रहेगा जो क्रूशियल रहेगा इस स्पेसिफिक असेसमेंट के लिए। फर्स्ट वन इट्स रिलेटेड टू द ब्रेक इवन एनालिसिस, सो टू डिटरमिन द पॉइंट एट विच द प्रोजेक्ट स्टार्ट्स मेकिंग अ प्रॉफिट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन, आरओआई की कैलकुलेशन टू मेजर द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू एनपीवी एंड आईआरआर। एनपीवी होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू, आईआरआर इज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सेंसिटिविटी एनालिसिस कर सकते हो, देख सकते हो कि प्राइस के ऊपर एंड फ्लक्चुएशंस का क्या इंपैक्ट पड़ता है प्रोजेक्ट की वायबिलिटी के ऊपर। एंड अप्रेजल ऑफ मैनेजरियल एस्पेक्ट्स, राइट, टू इवैल्यूएट प्रमोटर्स एबिलिटी सो एज टू हैंडल द कंटिंजेंसीज, राइट? तो वो चीजें देख सकते हैं, बट द पॉइंट इज कि मैनेजरियल एस्पेक्ट इज वन पार्ट, बट वी आर टू लुक इनटू कि अगर पैरामीटर्स हम चेंज करते हैं, अलग अलग पैरामीटर को चेंज करते हैं तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा वायबिलिटी के ऊपर। सो अकॉर्डिंगली इफ वी लुक इनटू, तो ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? क्योंकि सेंसिटिविटी एनालिसिस जो है वो एक ऐसी टेक्निक है वेयर यू लुक इनटू द डिफरेंट थिंग्स। सेंसिटिविटी एनालिसिस में क्या करते हैं, क्या वी आर हैविंग द मल्टीपल मार्केट पैरामीटर्स, जिनको चेंज करेंगे तो सिचुएशंस चेंज हो जाएंगे। लेट्स से इंटरेस्ट रेट चेंज कर दिया, रॉ मटेरियल महंगा कर दिया, ये चीज चेंज कर दी। उसी तरीके से वी कैन गो फॉर अ सेंसिटिविटी एनालिसिस जहां पर हम जो सब्सिडीज मिल रही हैं उनको नील कर दें, जीरो कर दें, फिर देखेंगे कि क्या प्रोजेक्ट ये वायबल है या नहीं है, ठीक है? इस तरह से भी कामकाज किया जा सकता है, दिस कैन बी डन, राइट? सो इस तरह से वी कैन डू द थिंग्स वर्कआउट एंड दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट सेज when considering the financing of promoters equity for an acquisition in the infrastructure sector, which of the following scenarios would be permissible according to the regulatory guidelines, right? तो जब हम कंसीडर करते हैं फाइनेंस करना है प्रमोटर की इक्विटी से रिलेटेड फॉर एन एक्विजिशन इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, वैसे तो देखो प्रमोटर की इक्विटी के लिए फाइनेंस करना अलाउड नहीं होता, लेकिन एक यहाँ पर गाइडलाइन है जिसमें अलाउ किया गया कि प्रमोटर की इक्विटी को फाइनेंस किया जा सकता है अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज वुड बी permissible according to the regulatory guidelines? Financing 60% of the acquisition cost for the shares in newly formed infrastructure SPV secured by the acquired shares. Financing 50% of the acquisition cost for the shares in existing profitable infrastructure company with the loan secured against the company's fixed assets. Financing the acquisition of shares in an existing infrastructure company that has recently defaulted on a loan, provided the promoter brings in other 50%. Fourth one, it says
financing the acquisition of shares in an existing infrastructure company where the loan tenure is set at 10 years and approved by the credit manager. So which one is going to be the correct answer? It is option B कि 50% जो है वो एक्विजिशन कॉस्ट को कवर अप किया जा सकता है अगर प्रॉफिटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है विद लोन सिक्योर्ड अगेंस्ट द कंपनीज फिक्स्ड एसेट्स, राइट? तो वो चीज की जा सकती है, यस दैट कैन बी डन। एंड कई तरह की कंडीशंस इस केस में रहती हैं, लाइक फाइनेंस किया जा सकता है फॉर द एग्जिस्टिंग कंपनी ओनली, लोन की जो कैपिंग रहेगी मैक्सिमम 50% रहती है एक्विजिशन कॉस्ट का, एंड सिक्योरिटी जो है वो कंपनी के एसेट्स की रहेगी नॉट रिलेटेड टू द एक्वायर्ड शेयर्स, एंड ये भी एज्यूम किया जाता है कि कंपनी का सेटिस्फैक्टरी नेटवर्थ रहा है एंड कोई भी डिफॉल्ट नहीं रहा है कंपनी में। एंड इस सिनेरियो में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कुछ एक गाइडलाइन है। सबसे पहली गाइडलाइन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिलेटेड टू फाइनेंसिंग प्रमोटर्स इक्विटी इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ये रहती है कि प्रमोटर इक्विटी मस्ट कम प्राइमरली फ्रॉम द ओन रिसोर्सेज, राइट? तो बैंक जनरली इंश्योर करते हैं कि प्रमोटर की जो कंट्रीब्यूशन है इक्विटी के रिलेटेड, राइट, वो प्रमोटर के अपने रिसोर्सेज से आती है। डायरेक्ट फाइनेंस करना प्रमोटर की इक्विटी के लिए नॉर्मली अलाउड नहीं है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए एक्सेप्शन रखी गई है फॉर एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, जहां पर प्रमोटर एक्वायर कर रहा है या फिर अपने स्टेक को इंक्रीज कर रहा है, वहां पर अलाउड है। लेकिन कुछ एक कंडीशंस हैं जो लगेंगी, राइट? सबसे पहली चीज, कंपनी एक एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंटिटी होनी चाहिए, एंड फर्दर एक्विजिशन जो है वो वॉलंटरी शेयर ट्रांसफर किया जा रहा है बाय द प्रमोटर्स, उसकी वजह से कर रहा है। एंड टारगेट कंपनी का सेटिस्फैक्टरी नेटवर्थ होना जरूरी है, एंड कंपनी या उसकी एग्जिस्टिंग एक्वायरिंग प्रमोटर्स ने किसी भी तरह का डिफॉल्ट ना किया हो किसी बैंक का, एंड फंडिंग जो है वो मैक्सिमम रखी गई है कि 50% तक की हो सकती है, यानी कि जो फंड्स रिक्वायर्ड है प्रमोटर्स के द्वारा, प्रमोटर के स्टेक अपना लेने के लिए बढ़ाने के लिए जो फंड्स चाहिए, तो उसका सिर्फ 50% तक आप लोन दे सकते हो। एंड लोन जो है वो किस तरह से सिक्योर किए जाएंगे? वो सिक्योर किए जाएंगे टारगेट कंपनी के जो बोरोइंग या फिर टारगेट कंपनी के एसेट्स हैं, उस कंपनी के एसेट्स को सिक्योरिटी के रूप में रखा जाएगा, ठीक है? उनको असाइन किया जाएगा, उनके ऊपर लियन मार्क किया जाएगा, एंड शेयर जो है उनको एडिशनल सिक्योरिटी की तरह रखा जा सकता है, एंड एसेट्स जो भी होंगे दोज मस्ट बी मार्केटेबल एसेट्स, राइट? दैट इज द केस। एंड एक चीज और कंडीशन होती है कि टोटल एक्सपोजर, क्योंकि जो फंड बेस्ड या नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर है फॉर द बैंक एंड फॉर द कैपिटल मार्केट, उसको 40% रखा गया, मैक्सिमम एक्सपोजर यही हो सकता है। तो वो एक्सपोजर की गाइडलाइन भी बैंक को माननी पड़ेगी, और जो प्रपोजल होगा मस्ट रिसीव द बोर्ड अप्रूवल आल्सो। सो दीज कंडीशंस आर वेरी मच रिक्वायर्ड, राइट? So accordingly, if we look at option B is the correct answer, debt financing of 50% of the acquisition cost of the shares in an existing profitable infrastructure company with a loan secured against the company's fixed assets, right? चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इट सेज a bank has a total capital fund of rupees 20,000 crores, capital fund 20,000 crore का, it is approached by a single non infrastructure company for a loan and later by an infrastructure company for a separate project loan. According to prudential credit exposure limits, what is the maximum amount that bank can lend to the infrastructure company, assuming the board wishes to extend the facility to its फुलेस्ट अलोएबल एक्सटेंट, राइट? तो वो रखा गया एक्सटेंट की कंपनी देना चाहती है, बट बैंक देना चाहता है। लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं एक्सपोजर नॉर्म्स के बारे में। कौन से बारे में? एक्सपोजर नॉर्म्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। सो रुपीज 3,000 करोड़ विच इज स्टैंडर्ड 15% लिमिट फॉर अ सिंगल बोरर, 5,000 करोड़ विच इज स्टैंडर्ड 25% लिमिट फॉर द ग्रुप बोरर्स, 4,000 करोड़ representing 15% of the base limit plus additional 5% for the infrastructure funding, and 5,000 crores representing the 20% infrastructure limit plus 5% with the board approval. So सबसे पहली चीज जो हमें बोली गई, it is approached by सिंगल नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के द्वारा अप्रोच किया गया। तो इस पॉइंट को तो हम नहीं छोड़ सकते ना, वी नीड टू बेसिकली फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये तो फोकस करना जरूरी है। एंड लेटर उसको फोकस किया गया है, उसको अप्रोच किया गया एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के द्वारा फॉर अ सेपरेट प्रोजेक्ट लोन, ठीक है? एक सेपरेट प्रोजेक्ट लोन के लिए बाद में अप्रोच कर लिया है, एक अलग कंपनी के द्वारा कर लिया, राइट? तो आंसर क्या रहेगा? द आंसर इज ऑप्शन सी कि 15% ऑफ द बेस लिमिट, जो लिमिट एक्सपोजर लिमिट है, डेट 15% ऑफ द बेस लिमिट, एंड फर्दर 5% एडिशनल कर सकते हो फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग, वो अलाउड है, राइट? सो ऑप्शन सी जो है दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
देखो जो स्टैंडर्ड एक्सपोजर लिमिट है सिंगल बोरोर के लिए वो 15% की है। अगर 20,000 करोड़ का टोटल कैपिटल है लास्ट ईयर का लेट से, तो उसके हिसाब से 3,000 करोड़ हुआ। हाउएवर एडिशनल 5% हम परमिट कर सकते हैं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, तो टोटल 20% कर पाएंगे। 20% कितना बना? 20% बनेगा 4,000 करोड़। दैट वुड बी द आंसर, राइट? सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड इट सेज a consortium of banks finances a 20-year metro rail project primarily using funds from 5 years and 7 years fixed deposits. This creates a significant structural issue for the banks. What is the primary risk stemming from this situation, and what is the most appropriate mechanism described in the particular document to resolve it? Right? तो क्या चीज है उसके बारे में हमने बताना है। प्राइमरी रिस्क जो कह रहे हैं वो कह रहा है कि क्रेडिट रिस्क है। पहली चीज इसके ऊपर फोकस करो। प्राइमरी रिस्क कह रहा है पहले ऑप्शन में क्रेडिट रिस्क है। इट कैन बी रिजॉल्व बाय इशूइंग एन इंटर इंस्टीट्यूशनल गारंटी। द प्राइमरी रिस्क इज अ लिक्विडिटी मिसमैच। इट कैन बी रिजॉल्व थ्रू टेक आउट फाइनेंसिंग वेयर an institution like IDFC refinances a loan after a few years. The primary risk is a regulatory risk. It can be managed by getting additional approvals from the Reserve Bank of India. And the fourth one, it says the primary risk is the operational risk. It should be managed by setting up a stricter मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। सो विच वन इज गोइंग टू द करेक्ट आंसर? जल्दी से जल्दी आंसर जो है वो पोस्ट कर दीजिए, बट वन इज गोइंग टू द करेक्ट आंसर। देखो सबसे पहले चीज है इन्होंने क्वेश्चन में क्लियरली बता दिया, आपने लोन दिया 20 साल के लिए और उसकी फंडिंग करो 5 साल और 7 साल के फिक्स डिपॉजिट से, डेफिनेटली तो एसेट लायबिलिटी मिसमैच तो है। एसेट इज बेसिकली द लोन दैट वी आर गिविंग। लोन जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? वी से देम टू बी द एसेट्स। एंड जो डिपॉजिट है वो लायबिलिटी है। डेफिनेटली उनके मैच्योरिटी मिसमैच तो है, तो गैप रिस्क तो रहेगा रहेगा। और यहाँ पर सबसे बड़ा है लिक्विडिटी रिस्क, लिक्विडिटी मिसमैच है। सो उसको रिजॉल्व कर सकते हैं टेक आउट फाइनेंसिंग के साथ, बिल्कुल कर सकते हैं, राइट? सो एब्सोल्युटली ट्रू। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेट मी मार्क इट फॉर यू। सो ऑप्शन बी इज द correct answer for the question number 7. Now let's move to the question number 8. It says in the context of large scale infrastructure financing, what is the crucial difference between takeout financing and the liquidity support provided by an institution like IDFC or SBI? सबसे पहले मैं आपको मीनिंग समझा देता हूं कि टेकआउट फाइनेंसिंग एक्चुअल में होती क्या है, राइट? तो एक मैकेनिज्म है जहां पर जो लॉन्ग टर्म लेंडर है वो अग्री कर जाता है इन एडवांस। लेट्स से एसबीआई है या आईआईएफसीएल है या फिर आईडीएफसी है या फिर कोई भी बड़ी सी इंस्टीट्यूट है, लाइक वो अग्री करती है एडवांस में कि वो लोन को टेक ओवर कर लेंगे ओरिजिनल बैंक से कुछ एक सालों के बाद, लेट से 3 साल बाद या 5 साल बाद वो टेक ओवर कर लेंगे। इससे क्या होता है, जो शुरू का कमर्शियल बैंक है जिसने पैसे दिए थे वो अपनी एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट को मिसमैच कर सकते हैं, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर को अपनी बुक से हटा देंगे, राइट? ये होता है टेक आउट फाइनेंसिंग। एंड जब हम लिक्विडिटी सपोर्ट की बात करते हैं, सो लिक्विडिटी सपोर्ट होती है वो एक शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी है, ठीक है? जो एक लेट से आईडीएफसी जो है इंस्टीट्यूशन है वो या आईआईएफसीएल प्रोवाइड करती है, ताकि प्रोजेक्ट कैश फ्लोज में जो कोई शॉर्टफॉल आ रहे हैं, टेम्परेरी शॉर्टफॉल आ रहे हैं, उनको कवर किया जाएगा, खास करके जब ऑपरेशंस के इनिशियल हैं उस केस में। सो ये लिक्विडिटी सपोर्ट हेल्प करती है इस चीज को एंश्योर करने के लिए कि टाइमली जो डेब्ट है यानी कि इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट है उसकी वापसी होती रहेगी जब प्रोजेक्ट के रेवेन्यू अभी इनसफिशिएंट है, राइट? ये चीज होती है। तो ये मेन चीज होता है एंड दिस इज द मेन थिंग रिलेटेड टू द लिक्विडिटी सपोर्ट एंड द टेक आउट फाइनेंसिंग, राइट? सो इफ वी टॉक अबाउट इन जनरल टेक आउट फाइनेंसिंग का टाइम पीरियड होता है वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म होता है, जबकि लिक्विडिटी सपोर्ट का टाइम पीरियड शॉर्ट होता है। एंड बेनिफिशियरी इस केस में, इन केस ऑफ द टेक आउट फाइनेंसिंग, द बेनिफिशियरी इज द ओरिजिनल लेंडर। लेट से किसी बैंक ने, कमर्शियल बैंक ने लोन सैंक्शन करा शुरू में, तो उसको बेसिकली बेनिफिशियरी कहा जाता है। और इन केस ऑफ द लिक्विडिटी सपोर्ट, तो जो प्रोजेक्ट कंपनी होती है उसको बेनिफिशियरी कहा जाता है, उसको सपोर्ट मिलती है, टेम्परेरी कैश इन्फ्यूजन उसमें रहता है। ठीक है जी? आप जल्दी से जल्दी करते हैं क्वेश्चन का रिप्लाई, ऑप्शंस को देखते हैं। टेक आउट फाइनेंसिंग इन्वॉल्व्स अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द लोन एसेट एंड द क्रेडिट रिस्क, while liquidity support is refinancing commitment, जबकि ऑपोजिट कह रहे हैं। सो दिस इज अ रिवर्स सिचुएशन। एक्चुअल में जो टेक आउट फाइनेंसिंग होती है उसमें होता है रीफाइनेंसिंग कमिटमेंट, राइट? नॉट इन द केस ऑफ द लिक्विडिटी सपोर्ट। सेकेंड वन, इट सेज लिक्विडिटी सपोर्ट ट्रांसफर्स द क्रेडिट रिस्क। तो क्या लिक्विडिटी सपोर्ट से क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर होता है? नो, द क्रेडिट रिस्क इज नॉट ट्रांसफर्ड। लोन एसेट जो होता है बेसिकली वो कह रहे हैं कि ट्रांसफर्स द क्रेडिट रिस्क, तो ऐसा होता ही नहीं है, whereas टेक आउट फाइनेंसिंग ट्रांसफर्स द बोथ। थर्ड, इट सेज takeout financing is used for short term projects, right?
while the liquidity support is designed for the long term projects, जबकि ऑपोजिट कह रहे हैं टेक आउट फाइनेंसिंग जो होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है एंड लिक्विडिटी सपोर्ट होती है शॉर्ट टर्म के लिए होती है. In takeout financing, the banks pays a fees to the IDFC, while in liquidity support, IDFC pays a fees to the bank for the right to finance, right? So which one is going to be the correct answer? जल्दी से जल्दी आंसर पोस्ट कीजिएगा. It's related to the question number 8. Kindly do answer at the earliest. क्या टेक आउट फाइनेंसिंग के केस में जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको देखिएगा. आई थिंक आई रेड इट रॉन्गली, राइट. मैंने उसको ऑपोजिट कर दिया यहाँ पर, जबकि ऐसा नहीं है. टेक आउट फाइनेंसिंग के केस में मैंने उसको गलत पढ़ दिया पहले. ठीक है, टेक आउट फाइनेंसिंग के केस में ट्रांसफर होता ही है. तो सिनेरियोस के केस में क्या रहता है टेक आउट फाइनेंसिंग के केस में? लेट्स से एसबीआई ने लोन दिया था पहले, राइट, एंड फॉर द बाद में ये आईडीएफसी आया एंड इनका अग्रीमेंट पहले ही हो गया हुआ है कि ये 5 साल इस बाद इस लोन को टेक ओवर कर लेगा. यानी कि क्रेडिट रिस्क जो होगा, राइट, वो ट्रांसफर हो जाएगा एंड पूरा का पूरा जो लोन है वो भी ट्रांसफर हो जाएगा आईडीएफसी के बाद. वो भी पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा. ठीक है, जबकि लिक्विडिटी सपोर्ट के केस में रीफाइनेंसिंग कमिटमेंट मिलेगी. इज अ रीफाइनेंसिंग कमिटमेंट वेयर द ओरिजिनल बैंक रिटेन्स द क्रेडिट रिस्क. वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक लिक्विडिटी सपोर्ट दी जा रही है, राइट. एक रीफाइनेंसिंग कमिटमेंट सिर्फ और सिर्फ मिलती है. ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है दैट इज एक्चुअली मेंशन्ड करेक्टली, क्योंकि उसमें क्रेडिट रिस्क बैंक के पास रहता है. लेट्स से बैंक को एक इन्फ्यूजन दे दिया शुरू में, जब तक इन केस ऑफ लिक्विडिटी फाइनेंसिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, लिक्विडिटी सपोर्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट. उसके केस में आईडीएफसी बैंक क्या करेगा, पैसा देता सिर्फ एसबीआई को कि शुरू के अभी पैसे आए नहीं है कंपनी के, अभी ऑपरेशंस प्रोजेक्ट के इतने चले नहीं है, अभी आप ये प्रिंसिपल और डेप्ट उठाओ, अपना इंटरेस्ट उठाओ, राइट. वो होता है लिक्विडिटी सपोर्ट. उसके केस में क्रेडिट रिस्क तो बैंक के पास ही रहेगा ना, बट नॉट इन द केस ऑफ द टेक आउट फाइनेंसिंग. ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9. It says a bank is approached to issue an inter-institutional guarantee. ठीक है, बैंक को अप्रोच किया गया कि एक इंटर इंस्टीट्यूशनल गारंटी इशू करनी है फेवरिंग अनदर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन फॉर अ लार्ज हाईवे प्रोजेक्ट. सो इट्स अ केस कि बैंक ने गारंटी इशू करनी है, इंटर इंस्टीट्यूशनल गारंटी इशू करनी है इन फेवरिंग द अदर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन फॉर अ लार्ज हाईवे प्रोजेक्ट, राइट. तो इस तरह का सिनेरियो है. अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस, व्हाट स्पेसिफिक कंडीशन must the guaranteeing bank itself fulfill to eligible to provide this guarantee? सो इंटर इंस्टीट्यूशनल गारंटी क्या होती है, सबसे पहले इसको समझते हैं. देखो, इंटर इंस्टीट्यूशनल गारंटी में एक हम कह सकते हैं ये क्रेडिट इनहेंसमेंट का टाइप है, जहां पर एक लेंडिंग इंस्टीट्यूशन लेट्स से बैंक है, वो गारंटी देता है किसी और बैंक के लिए या किसी और एनबीएफसी के लिए या किसी और डीएफआई डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए, ताकि वो लोन एक्सटेंड कर पाए टू अ कॉमन बोरोर, राइट. दैट इज द केस. एंड मेन चीज क्या होती है, सो एज टू प्रिवेंट द मॉरल हैजर्ड या फिर अनइन्फॉर्म्ड रिस्क टेकिंग से बचने के लिए चीज की जाती है. आरबीआई मैंडेट करता है कि जो गारंटिंग बैंक है वो एक स्टेक होल्डर जरूर होना चाहिए प्रोजेक्ट में, राइट. यानी कि अगर लेट्स से यहां पर है बैंक ए बी सी और यहां पर है बैंक पी क्यू आर, और इन्होंने कॉर्पोरेट को किसी कॉर्पोरेट को लोन देना है, ठीक है, हाईवे बनाने के लिए लोन देना है, एंड एबीसी बैंक ने अप्रोच किया है पीक्यूआर बैंक को कि आप गारंटी दो, राइट. इसने अप्रोच किया एंड ये कह रहा है किसको लोन देना उसके लिए गारंटी दो आप, ठीक है. दैट इज द केस. तो आरबीआई की गाइडलाइन ये कहती है कि गारंटिंग बैंक मस्ट बी स्टेक होल्डर इन द प्रोजेक्ट, या तो लोन के थ्रू या कैश क्रेडिट फैसिलिटी हो या लेटर ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी हो या आपको बैंक गारंटी ऑलरेडी इशू की हो. इंटर इंस्टीट्यूशनल गारंटी इशू करने से पहले ये कंडीशन रखी गई है, राइट. सो ये कंडीशन इस चीज को इंश्योर करेगी कि जो गारंटिंग बैंक है वो इस लेंडिंग की गेम में जुड़ा रहेगा. ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ उसने गारंटी दी है दैट्स इट, ऐसा नहीं होगा. उसका खुद का एक्सपोजर है उस बोरोर को लेकर के. एंड फर्दर प्रिवेंट्स इशुएंस ऑफ गारंटीज फॉर अनरिलेटेड थर्ड पार्टी एक्सपोजर्स, राइट. एंड साथ के साथ जो ड्यू डिलिजेंस है उसको भी इंकरेज करता है, शेयर्ड रिस्क मॉनिटरिंग भी हो जाती है. ठीक है जी, ये चीज होती है. अब एक एग्जांपल को समझ लो. बैंक ए ने, लेट्स केस टेक द केस कि बैंक ए जो है उसने यहां पर क्या किया, एक टर्म लोन दिया है या बैंक गारंटी दी है टू अ हाईवे प्रोजेक्ट. बैंक ए ने एक टर्म लोन दिया हुआ है फॉर अ हाईवे प्रोजेक्ट, ये चीज है. अनदर बैंक, लेट्स से अनदर लेंडर है बैंक बी है, वो गारंटी बेसिकली कहता है बैंक ए से कि आप गारंटी दे दो
आप गारंटी दे दो फ्रॉम बैंक ए फॉर दिस लोन फॉर इट्स लोन टू द सेम प्रोजेक्ट, यानी किसने भी सेम बोरो को लोन देना एंड उसके लिए वो कहता है गारंटी दे दो, राइट। सो ये अलाउड है बिकॉज बैंक ए का अपना एक्सपोजर ऑलरेडी प्रोजेक्ट में है, राइट। दैट्स अबाउट द इंटर इंस्टीट्यूशनल गारंटीज। अभी ऑप्शंस को देखते हैं। सो द बैंक मस्ट हैव अ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अबव द रेगुलेटरी मिनिमम। The bank must take a lead in the consortium financing the project. The bank must have an investment of at least 5% in the total project cost. The bank must secure a counter guarantee from the project's promoters. So, which one is going to be the correct answer for this? So, it is a option C कि इंटर इंस्टीट्यूशनल के लिए गारंटीज के लिए एक आपके पास क्या है, गाइडलाइन है कि इशूइंग बैंक मस्ट इन्वेस्ट एटलीस्ट 5% इन द प्रोजेक्ट कॉस्ट। उनका कुछ ना कुछ एक्सपोजर वहां पर होना चाहिए। ये इंश्योर करेगा कि गारंटिंग बैंक हैज इट्स ओन स्किन इन द गेम, राइट। So that's actually required. So accordingly, if we look at option C here is the correct answer. So option C is the correct answer for this question, right? Next question पर चलते हैं. It says when a bank appraises a loan for a deferred payment guarantee, the process is critically important because a borrower default transforms the nature of the bank's exposure. Which statement accurately reflects the appraisal standards and risk profile for a DPG, right? So let's have a look at the options over here. Appraisal is less rigorous than a term loan appraisal because it is initially a non-fund based facility. देखो डीपीजी जो होता है दैट्स अ नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी। डीपीजी जो है वो नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी है और टर्म लोन जो होता है दैट्स अ फंड बेस्ड फैसिलिटी। लेकिन आपको एक चीज बता देता हूं कि अप्रेजल जो होता है टर्म लोन का दैट इज सिमिलर टू द डीपीजी, वो सेम होता है, राइट। बिकॉज आप रीपेमेंट कैपेसिटी के ऊपर फोकस करते हो, चाहे कंटिजेंट लायबिलिटी है बट इट कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, वो क्रिस्टलाइज हो सकती है आगे जाकर के, सो उसका अप्रेजल सेम रहता है। बिकॉज डीपीजी के केस में आप सिंगल पेमेंट के लिए गारंटी नहीं लेते हो, आप फ्लो ऑफ पेमेंट्स के लिए, सीरीज ऑफ पेमेंट्स के लिए गारंटी करते हो, राइट। ये चीज होती है। सेकंड ऑप्शन सेज द की फाइनेंशियल इंडिकेटर फॉर अ डीपीजी अप्रेजल इज द लिक्विडिटी रेशियो। की जो फाइनेंशियल रेशियो अप्रेजल होता है लिक्विडिटी रेशियो नहीं होता, दैट्स आल्सो द डीएससीआर, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो ही होगा, राइट। द अप्रेजल क्राइटेरिया एंड द रिस्क लेवल्स आर कंसीडर्ड सिमिलर टू दैट ऑफ द टर्म लोन एज आई टोल्ड यू, तो सेम रहते हैं। सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाई, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि सिमिलर टाइप ऑफ रिस्क होता है इन केस ऑफ डीपीजी, बिकॉज बायर डिफॉल्ट करेगा तो गारंटी डिस्क आपकी क्रिस्टलाइज हो जाएगी, वो फंड बेस्ड एक्सपोजर आपका बन जाएगा, वो ही मेन रीजन होता है डीपीजी का, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11. इट सेज अ स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अ sovereign guarantee for a large complex infrastructure project to be undertaken by a special purpose vehicle. तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक स्वेरन गारंटी प्रोवाइड करती है एक कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए जो एक एसपीवी के द्वारा अंडरटेक किया जा रहा है। हाउ शुड द लेंडिंग बैंक्स व्यू दिस गवर्नमेंट गारंटी ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट अप्रेजल प्रोसेस। तो स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी नहीं दी है, तो देखो किस तरह से आप इसको कंसीडर करोगे उसके बारे में। So option 1 it says the guarantee serves as a complete substitute कि complete substitute है for credit appraisal allowing the banks to fast track the loan approval without detailed due diligence. Second one it says the guarantee eliminates the need for the technical and the economic feasibility study as the government has already vetted the project. Third it says the guarantee is a significant credit enhancement but it does not replace the need for the banks to conduct their own thorough credit appraisal and the due diligence. The guarantee follows allows the banks to bypass the potential exposure limits for the project since the risk is backed by the state. तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी कर रही है तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिंपल सी बात समझने की जरूरत है। ठीक है, क्रेडिट एनहांसमेंट हो गई है, आपको एक बेनिफिट हो गया बैंक को कि स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दे दी है, लेकिन वो इस चीज को रिप्लेस नहीं करता कि बैंक्स अपना थोरो प्रोसीजर फॉलो ना करें। सो दैट इज टू बी डन। सो अकॉर्डिंगली वी लुक एट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी जो प्रॉपर क्रेडिट अप्रेजल है उसको सरपास नहीं करता है। इट आल्सो emphasizes दैट द बैंक मस्ट असेस द फाइनेंशियल वायबिलिटी, राइट। फाइनेंशियल एबिलिटी भी चेक करनी पड़ेगी अपनी ड्यू डिलिजेंस का ध्यान रखते हुए, राइट। सो दैट इज आल्सो टू बी डन। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12. इट सेज a startup IT company in Bangalore secures rupees 50 lakh term loan, right, to set up its new office.
The company has a few initial contracts but expects its revenue to grow substantially after the first year. What would be the most logical repayment structure for the bank to design for this loan? तो एक स्टार्टअप कंपनी है, 50 लाख का टर्म लोन ले लिया है, अपने नए ऑफिस के लिए ले लिया है। कंपनी के पास कुछ एक इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन उनको लग रहा है कि उनका जो रेवेन्यू ग्रो करेगा वो 1 साल के बाद करेगा। सो क्या सबसे ज्यादा लॉजिकल रीपेमेंट स्ट्रक्चर हो सकता है उसके बारे में बताना। अ फिक्स्ड ईएमआई स्केड्यूल starting from the first month based on the total loan amount and the tenure similar to the personal loan. A repayment schedule with uniform quarterly repayments, as this is a standard for term loans. A customized repayment schedule with smaller EMIs in the first year and progressively larger EMIs in the subsequent years, aligned with the company's project revenue growth. A bullet repayment at the end of the loan tenure where only interest is serviced annually. So what can be done for the same? So definitely option C जो है that fits all कि like no one size fits all approach को follow करेंगे for the repayment. यानी कि इस अप्रोच के तहत ये होता है कि रीपेमेंट टर्म्स डिपेंड करती है कि बोरोर का कैश सरप्लस कितना हो रहा है एंड लोन का स्ट्रक्चर क्या है, उसके हिसाब से जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज है उसके हिसाब से आप रीपेमेंट शेड्यूल बनाते हो, राइट। तो पहले साल में आप कंपनी के जो फ्लोज आ रहे हैं, कैश फ्लोज आ रहे हैं, उनके हिसाब से रख दो स्मॉलर ईएमआई एंड उसके बाद सब्सिक्वेंट ईयर्स में जो लार्जर ईएमआई है उसको हम इंपोज कर सकते हैं, राइट। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। Next question says, a bank is conducting a managerial appraisal for a manufacturing project. Which of the following questions is the most critical component of this specific appraisal step as outlined in the guidelines, right? देखो जो मैनेजरियल अप्रेजल होता है ना वो एक क्रिटिकल पार्ट है प्रोजेक्ट अप्रेजल का, स्पेशली जब हम टर्म लेंडिंग कर रहे हैं, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, क्योंकि इसमें हम कंपीटेंस चेक करते हैं, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी चेक करते हैं, एक्सपीरियंस चेक करते हैं प्रमोटर्स का, की मैनेजमेंट टीम का, उनकी एबिलिटी क्या है प्लान करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए प्रोजेक्ट्स को, राइट। दैट इज ऑल टू बी चेक्ड। सो मैनेजरियल अप्रेजल एक प्रोसेस होता है जिसमें हम कैपेबिलिटी ऑफ द पीपल को चेक करते हैं जो कि प्रोजेक्ट के पीछे काम करने वाले हैं, प्राइमरीली प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स या फिर जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके बारे में। हम ये इंश्योर करेंगे कि उनके पास प्रॉपर स्किल्स हैं, प्रॉपर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, एथिकल स्टैंडिंग है, उनके पास एक्सपीरियंस है, राइट, ताकि वो प्रोजेक्ट को एफिशिएंटली एंड प्रॉफिटेबली हैंडल कर सकते हैं। इसमें हम प्रमोटर्स का बैकग्राउंड, उनका ट्रैक रिकॉर्ड, मैनेजमेंट टीम, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रक्चर चल रहा है, सक्सेशन प्लानिंग कैसे होगी, पास्ट रिलेशनशिप विद बैंक्स क्या है, इंटीग्रेटेड इन कंप्लायंस क्या है, और इन केस अगर कोई की पर्सनल है, अगर वो चेंज हो जाते हैं तो उनका क्या योगदान रहेगा, वो सब चीजें वी कैन डू चेक, राइट। दैट इज द मेन केस रिलेटेड टू इट। सो ऑप्शंस को देखते हैं। व्हाट इज द प्रोजेक्ट रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न? What are the arrangements for the waste disposal and the pollution control from the manufacturing process? What is the financial stake of the promoters in the project and what is their ability to bring in additional funds during the contingencies? What is the break-even point at which the project will start generating the profit? तो जब हम मैनेजरियल कंपिटेंस की बात करते हैं या फिर मैनेजर अप्रेजल की बात करते हैं, वी डू गो फॉर द प्रमोटर्स रेदर देन चेकिंग इनटू द फाइनेंशियल्स, राइट। सो ऑप्शन सी इज करेक्टली द राइट आंसर। So the answer is option C here. Clear? Now let's move to the next question. That is question number 14. It says due to high capital investment and long gestation period, typically for the infrastructure projects, their financing structure is unique. So which of the following combinations of features is the most characteristic of infrastructure project financing? So low debt equity ratio, short payback period, funding primarily through the short-term loans, high debt equity ratio, extended payback period, and exposure to regulatory risk, low exposure to regulatory risk, a quick revenue generation cycle, and a low debt equity ratio, high debt equity ratio, short payback period, and funding through public private partnerships. सो क्या स्ट्रक्चर रहेगा फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स? जल्दी से जल्दी रिप्लाई कीजिएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑप्शन ए, लेट्स हैव लुक एट इट। तो लो डेप्ट इक्विटी रेशियो रहेगी क्या? वुड देयर बी लो डेप्ट इक्विटी रेशियो? नो। डेप्ट इक्विटी रेशियो तो हाई रहेगी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के केस में लोन ही तो ज्यादा होता है, तो ये तो ऑप्शन होगी गलत। सेकंड, इट सेज हाई डेप्ट इक्विटी रेशियो रहेगी, बिल्कुल रहेगी। हाई डेप्ट इक्विटी रेशियो इज एक्चुअली देयर। सेकंड वन, एक्सटेंडेड पे बैक पीरियड, यस पे बैक पीरियड होता है जब तक आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट वापस आ जाएगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में तो बहुत टाइम लगता है आपकी इनिशियल पेमेंट को वापस आने में। एंड एक्सपोजर रहेगा टू द रेगुलेटरी रिस्क, रेगुलेटरी कंप्लायंस भी करनी पड़ती है, वो रिस्क तो रहेंगे, डेफिनेटली इट्स देयर, राइट। तो ऑप्शन बी तो है एब्सोल्युटली ट्रू। एंड लो एक्सपोजर टू रेगुलेटरी रिस्क रहता है, नो दैट्स नॉट ट्रू, ऑप्शन सी तो हो गया गलत यहाँ पर,
right? Option D says high debt equity ratio, yes. Short payback period, no, that's not the case. So option B is the correct answer for the question number 14. Now after that, it's related to question number 15. It says a bank exceeds its prudential credential exposure limit for a group of borrowers to fund a critical infrastructure project. An action permissible with board approval. What is a mandatory follow-up action that the bank must take in this particular situation? सो सिंपल सा फंडा है, यहाँ पर बताया गया है कि बैंक एक्सीड कर गया पोटेंशियल क्रेडिट एक्सपोजर लिमिट को फॉर अ ग्रुप ऑफ बोरोर्स, राइट? एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था, जितना मैक्सिमम एक्सपोजर हो सकता है उस एक्सपोजर लिमिट को बैंक ने कर दिया है एक्सीड, राइट? उस केस में क्या होना चाहिए, चाहे बोर्ड के अप्रूवल के साथ किया। मैंडेटरी फॉलोअप एक्शन, सबसे पहली चीज तो ये रहेगी कि बैंक एक एडिशनल 5% का प्रोविजन रख सकता है ऑन एक्सेस एक्सपोजर, लेकिन अगर आप वो भी सरपास कर चुके हैं तो आपको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। पहली चीज तो है, अगर आप एक्सीड कर भी रहे हो तो आपको एक बोर्ड और डायरेक्टर का अप्रूवल भी चाहिए, एंड यू नीड टू डिस्क्लोज इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये चीज करनी पड़ेगी, मैंडेटरी है। लेकिन इफ द बैंक यूटिलाइजेस दिस रिलैक्सेशन, तो बैंक को 5% की प्रोविजनिंग भी क्रिएट करनी पड़ेगी। लेट्स से केस कि इंफ्रा आपका पोर्शन जो है 25% का था ग्रुप बोरोर के लिए, और आप 25% से ऊपर एक्सटेंड हो गए हो, राइट? तो आपने बोर्ड का अप्रूवल ले लिया, ठीक है, डन है, हो गया। आपने डिस्क्लोज भी कर दिया, ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो भी सही हो गया। लेकिन अगर आपने यूटिलाइजेशन का रिलैक्सेशन का इस्तेमाल किया है, तो आपको साथ के साथ जो भी एक्सपोजर अमाउंट आपका स्टैंडर्ड लिमिट से एक्सीड किया है, उतना ही अमाउंट आपको प्रोविजनिंग भी क्रिएट करना पड़ेगा। दिस इज एक्चुअली रिक्वायर्ड, राइट? तो अभी ऑप्शंस को देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन 8 says the bank must secure 100% collateral for the amount exceeding the limit. The bank must apply for special permission from the Reserve Bank of India within 30 days. The bank must disclose the fact with its limits, that the limits were exceeded in the published financial statements. The bank must transfer the excess portion of the loan and for to another institution via the takeout financing. So the correct answer is option C, दैट इज अ बैंक मस्ट डिस्क्लोज अ फैक्ट। तो डिस्क्लोज भी करना पड़ेगा, और मैं यहां पर लिख दे रहा हूं अप्रूवल फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज आल्सो रिक्वायर्ड, ठीक है। अप्रूवल भी लेना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, एंड आल्सो प्रोविजनिंग भी करनी पड़ेगी, प्रोविजनिंग भी करनी पड़ेगी, राइट? सो ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर इन दिस रिगार्ड, ठीक है जी। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इट सेज a transport business approaches a bank for a term loan to buy two new trucks. Transport business जो है बैंक को अप्रोच करता है कि उन्होंने दो नए ट्रक परचेज करने हैं। Which appraisal method and key financial metric would the bank primarily be using? Project finance appraisal with a focus on internal rate of return, term loan appraisal with a focus on debt service coverage ratio, working capital loan appraisal with a focus on liquidity ratios, एंड इकोनॉमिक अप्रेजल विद फोकस ऑन सेंसिटिविटी एनालिसिस। तो देखो, जब टर्म लोन सैंक्शन करने वाले हो, क्योंकि उनकी ये इन्वेंट्री तो है नहीं है, तो वर्किंग कैपिटल तो सैंक्शन नहीं करेंगे, विल बी सैंक्शनिंग द टर्म लोन। एंड टर्म लोन को सर्विस करने के लिए डीएससीआर को चेक किया जाता है, आइडियल रेशियो 2:1 है, ऑलरेडी वी हैव कवर्ड दैट पार्ट, राइट? तो आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नाउ after that, question number 17, it says what is the primary purpose of the working capital loan and how does its duration and key assessment metrics different from a term loan? सो वर्किंग कैपिटल लोन, इट सेज इट इज यूज फॉर एक्वायरिंग द फिक्स्ड एसेट। तो क्या ये फिक्स्ड एसेट के लिए यूज होता है वर्किंग कैपिटल लोन? नो, दिस इज नॉट यूज फॉर वर्क फिक्स्ड एसेट्स, राइट? इट इज यूज फॉर शॉर्ट टर्म ऑपरेशनल नीड्स लाइक पेइंग सैलरीज फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ फॉर अप टू 1 year, एंड इट्स वैलिडिटी इज वायबिलिटी इज असेस्ड टू द लिक्विडिटी रेशियो। एब्सोल्युटली राइट। देखो, इसमें हम इस्तेमाल करते हैं लिक्विडिटी रेशियोज का, लाइक यू गो फॉर द लिक्विडिटी रेशियो या करंट रेशियो या फिर क्विक टेस्ट रेशियो, ठीक है, इनका इस्तेमाल करते हैं, इनको गो थ्रू करते हैं, एंड ये 1 साल के पीरियड के लिए होती है, उसके बाद रिन्यू करवाना पड़ता है। Now let's move to question number 18. It says a bank is financing a large port development project which is being executed through a SPV. What is the bank's responsibility regarding the SPV as part of its appraisal process? तो बैंक फाइनेंस कर रहा है एक बड़ा पोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, राइट, विच इज बीइंग एग्जीक्यूटेड थ्रू अ स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो बैंक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी रिगार्डिंग द एसपीवी एज पार्ट ऑफ द अप्रेजल प्रोसेस? So bank can rely on the credit worthiness of the parent company and does not need to assess the SPV independently. The bank must primarily assess the government guarantees provided to the SPV. The bank must assess the stability and the creditworthiness of the SPV itself as it is a distinct legal entity. एसपीवी एक अलग लीगल एंटिटी भी होती है, एसपीवी एक अलग कंपनी होती है एक्चुअल में, राइट?
स्पेशल पर्पस व्हीकल कहते हैं, स्पेशल पर्पस एंटिटी कहते हैं, जिसको स्पेसिफिकली बनाया जाता है एक पर्टिकुलर पर्पस को करने के लिए, राइट? द बैंक्स असेसमेंट इज लिमिटेड टू एश्योरिंग द एसपीवी हैज बीन लीगली इनकॉर्पोरेटेड। सो बैंक को प्रॉपर अप्रेजल करना पड़ेगा, तो उसके लिए जरूरी है कि आप इंडिपेंडेंट असेसमेंट करो, राइट? सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो की गाइडलाइन, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अप्रेजल की बात करते हैं, एक्सप्लिसिटली बताते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें आपको स्पेसिफिकली चीजों को चेक करना पड़ेगा एंड उसके अकॉर्डिंग ही आप प्रॉपर अप्रेजल करेंगे। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। So the correct answer here is option C, that the bank must assess the stability and creditworthiness of the SPV itself as it is a distinct legal entity. सो डेट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, बहुत से कंसेप्ट को सीखा भी होगा। अगर कोई भी डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस एंड CAB अर्ली बर्ड पैक को अभी के भी ज्वाइन कर लीजिए। सिंपली लिखिए CAB अर्ली बर्ड और उसको व्हाट्सअप कर दीजिए इस नंबर के ऊपर, दैट इज 8360944207, एंड आई विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स टू यू। सो दैट वुड बी ऑल। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।